नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता हूँ आपके साथ और आप देख रहे हैं केसरिया टीवी। आज बात बेहद ही गंभीर और बेहद ही महत्वपूर्ण विषय की हम करने जा रहे हैं। वो जुड़ी हुई है देश की राजधानी दिल्ली से। हम बात कर रहे हैं दिल्ली दंगों की। आप भी सोच रहे होंगे कि भला तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का ये वक्त गुजरने वाला है। इसको कौन याद करना चाहेगा, जिसमें किसी का कोई अपना चला गया हो, किसी का बेटा चला गया हो, किसी के सिर से उसके पिता का साया छिन गया हो। आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि तकरीबन 1 साल के बाद आज इस विषय को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। दरअसल कल मुझे मौका मिला दिल्ली दंगों के सच को दिखाया गया है एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए। उस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला, ताकि मैं भी जो दिल्ली दंगों की जो सच्चाई है, आखिर क्या कुछ हुआ, कहाँ से ये पूरा ताना-बाना शुरू हुआ, कैसे एक ज़मीन तैयार की गई एक दंगे की, उसको देखने, उसको समझने, बेहद ही बारीकी से समझने का मुझे मौका मिला था। और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, दिल्ली रायट्स अ टेल ऑफ बर्न एंड ब्लेम। जी हाँ, कमलेश के मिश्रा की ये डॉक्यूमेंट्री है, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और यकीन मानिए, जो दिल्ली दंगों का जो पूरा सच है, वो इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश भरपूर की गई है। इससे बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि दंगा आखिर कौन याद करना चाहेगा? क्योंकि ज़ाहिर तौर पर दंगा किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, कहीं से भी कह सकते हैं कि बेहद ही भयावह तस्वीर होती है। क्योंकि कब किसका कौन अपना छिन जाए इन दंगों में, कोई नहीं जान सकता। और शायद यही कुछ हुआ है दिल्ली के कुछ ऐसे परिवार वालों के साथ, जो शायद अपनों का इंतज़ार करते रह गए, लेकिन उनका अपना तो नहीं आया, लेकिन उसकी मौत से जुड़ी खबर ज़रूर उनके पास आ गई। दरअसल कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से देश में जो स्थितियां पैदा हुई हैं, कई भड़काऊ भाषण हमें सुनने को मिले। लेकिन ख़ास तौर पर अगर कपिल मिश्रा जी की बात करें, जो बीजेपी नेता हैं, जब दिल्ली में जो दंगों की सुगबुगाहट थी, आप ये कह सकते हैं कि वो दिसंबर महीने से ही शुरू हो गई। क्योंकि सीए को लेकर जिस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय है वो सड़कों पर बैठ चुका था, और ये साफ देखा जाता है कि उसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम मुस्लिम महिलाएं थी उसमें शामिल, मुस्लिम बच्चे उसमें शामिल थे। ठंड की रात थी, तकरीबन दिसंबर का ये पूरा महीना था जब से ये सीए को लेके जो प्रदर्शन हो रहे थे दिल्ली से ये शुरू होकर तकरीबन कई ऐसे राज्य हैं, जो चाहे वो बिहार की आप बात कर लो, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, वहाँ पे सड़क पे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी के सभी बैठ चुके थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सीए को लेकर जिस तरीके से सड़कों पर जो हुजूम बैठा पड़ा है, वो दंगों की शक्ल ले सकता है। जी हाँ, यकीन मानिए, ये दिसंबर महीने से ही पूरी जो इसकी रूपरेखा है, पूरी जो इसकी ज़मीन है दंगों की, वो तैयार होने कहीं ना कहीं शुरू हुई है। और इससे कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी इसको मना नहीं कर सकता है। और ज़ाहिर तौर पर एक चीज़ जो मुझे, क्योंकि मैंने देखा, तो मुझे जो समझ में आई, कई ऐसे भड़काऊ भाषण, कई ऐसे भड़काऊ जो नारे थे वो सुनने को मिले। लेकिन आखिर कपिल मिश्रा को ही क्यों ये कहा जाता है कि जब वो पहुँचे, उनके साथ पुलिस वाले भी पहुँचे थे, फरवरी का जो महीना था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये जो सड़क है इसको खुलवाया जाए, सड़क को खोलने की कोशिश की जाए। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो सड़क खुलवाना, और ज़ाहिर तौर पर ये अगर मैं और आप कोई भी हो ये मान सकता है कि क्या ये एक भड़काऊ भाषण है? क्या वो भड़काऊ भाषण नहीं है कि अफ़ज़ल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं, या भारत के टुकड़े होंगे? सोचिए, एक अगर आप छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो शायद वो ये मना नहीं कर सकता है कि नहीं, ये कहीं न कहीं भड़काऊ भाषण है। और कपिल मिश्रा जी ने जिस तरीके से आके, उनके साथ पुलिस वाले थे, उनके साथ पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि सड़क खुलवाया जाए, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी दिनों से उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो ऑफिस जाने वाले लोग होते थे, उनको रोज़मर्रा की जो परेशानी थी उसका सामना करना पड़ा था इसकी वजह से। अब देखिए, ये जो कैसे-कैसे जो तमाम ज़मीन है, वो दंगों की तैयार होती चली गई। क्योंकि ज़ाहिर तौर पे जब महिलाएं शामिल हैं इसमें, बच्चे शामिल हैं इसमें, छोटे बच्चों को सामने लाया गया, वो शामिल थे। उसके बाद धीरे-धीरे करके एक चीज़ जो हमारे या आपके ज़हन में आता है कि क्या जो दंगों की जो शक्ल है वो वाक़ई बहुत ही डरावनी है। और क्योंकि मैंने जो कल जो डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें एक चीज़ तो साफ़ होती है कि
जो परिवार है वो इंतज़ार कर रहा है। वो इतने, क्योंकि एक तो पहले से ही आपने लोगों का, जो वहाँ पे आस-पास के जो लोग रह रहे, उनका जीना दूभर कर रखा था। रोज़ के रोज़ आप बैठ जाते थे, हज़ारों की संख्या में महिलाएँ बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको आगे कहीं न कहीं आपने किया है। इस बात से आप मना नहीं कर सकते हैं। भले नाम आप सीएए का लेके बैठे हों, लेकिन आपकी जो मंशा थी, वो दिल्ली को दहलाने की थी। वो केंद्र सरकार पे कहीं न कहीं केंद्र सरकार पे दबाव बनाने की ये कोशिश थी कि भई अब 370 तो आपने ठीक करा लिया, राम मंदिर भी आप बहुत अच्छे से राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं सरकार पे दबाव बनाना जाना चाहिए। और ये पूरा, इससे आप कह सकते हैं कि इसे आप मना नहीं कर सकते हैं कि इसको लेकर पाकिस्तान की जो संलिप्तता है उससे आप मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या माना जाए, जो ये जो हिंदू विरोधी जो दंगे होते हैं, आखिर कहाँ से ये सारी जो चीज़ें, ये पूरी प्लानिंग कहाँ से होती है? कौन इनको फंडिंग करता है? कौन इनको आगे राह दिखाता है कि आप ये करो? पूरी जो प्लानिंग होती है, पूरी जो एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको आखिर कौन बताता है? एक नाम जो इसमें खुलकर सामने आया सबसे पहले, जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनका आया। अब ये सोचिए कि आखिर जो हाल के दिनों में जिस तरीके से बयान सामने आए कि ये 2 से 3 दिनों का पूरा मसला है, लेकिन ये सोचिए 2 से 3 दिनों के अंदर या फिर एक रात के अंदर, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि कपिल मिश्रा जी के बोलने के बाद ही, क्योंकि कपिल मिश्रा वहाँ पे आते हैं, उन्होंने कहा साफ कि ये सड़क खुलवानी है, रास्ते आपको खुलवाना ज़रूरी है। क्या ये एक इसे भड़काऊ भाषण माना जाए? और क्या जिस तरीके से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कपिल मिश्रा वहाँ पे आते हैं, जिसके बाद ये दंगा कह सकते हैं कि भड़कता है, तो क्या एक रात के अंदर ताहिर हुसैन के छत पर असलहा, ईंट पत्थर यानी ईंट के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्योंकि उससे भी जो हिंदू परिवार वहाँ पे रहते थे उनको मारा गया है, उन पर वार किया गया, उनके घरों पे फेंके गए हैं, उनके घरों के शीशे तोड़े गए हैं। आप ये सोचिए, उस घर के अंदर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किसी पे किसी भी तरीके का कोई रहम नहीं किया गया। और सोचिए ज़रा किस तरीके से उनको निशाना बनाया गया। खासतौर पर अगर हम ये बात करें कि जो पूरा भीड़ भाड़ वाला जो इलाका था, सबसे पहले तो उसको निशाना बनाया गया, क्योंकि रेकी ज़रूर की गई होगी कि कहाँ पे मुस्लिम बहुल जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और कहाँ पे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादा, मतलब तादाद उनकी वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। अब ये सोचिए कि रातों रात ताहिर हुसैन की छत पे आप वहाँ पे पेट्रोल बम ले आते हैं, सिलेंडर्स रखे होते हैं, एसिड बॉटलों की बॉटलें एसिड भरी रहती हैं, किसी का शक नहीं जाता है वो रातों रात कहाँ से आ जाती हैं। तो पहली बात कि रातों रात तो ये चीज़ें नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। तकरीबन आप कह सकते हैं 2 से ढाई महीने का पूरा ये वक्त लिया गया है, ताकि एक बड़ा कुछ किया जाए, ताकि केंद्र सरकार को दिखाया जाए कि अगर तुम इस तरीके से बातों के ज़रिए नहीं मानोगे, धरनों के ज़रिए नहीं मानोगे, तो हमारे पास और भी हथियार है। हालांकि ये हथियार बहुत गलत इस्तेमाल किया गया, और कहीं ना कहीं जो एक विश्वास था, जो एक भाईचारे की आप बात करते थे, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो छोटे बच्चे उस वक्त जो कोचिंग क्लासेस में थे, जो स्कूलों में थे, उनकी बातें सुनिए आप, उनकी बातों सुन के आप दोबारा ये सोच पाएंगे कि क्या दोबारा से इन बच्चों के मन से ये डर खत्म हो सकता है, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनको ये पता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो शायद हमें कहीं से ईंट लग जाएगी, हमें कहीं से चाकू मार दिया जाएगा, हमें कहीं से घसीट दिया जाएगा। चाहे वो आज अंकित शर्मा के परिवार को देखिए, बिल्कुल नौजवान सा लड़का, शायद जिसके परिवार, जिसके सहारे उसका जो पूरा परिवार है, वो आने वाली ज़िंदगी अपनी सोच रहा होगा कि हमारा जो बुढ़ापा है, वो बुढ़ापे का जो सहारा है, बुढ़ापे की जो लाठी है, वो हमारा बच्चा है। कम से कम उसके बारे में सोचिए। उत्तराखंड के नेगी, दिलबर नेगी जिनका नाम था, उनके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, कह सकते हैं कि शायद जैसे कसाई खाने में बकरे को हलाल किया जाता है, बकरे को काटा जाता है, उससे कम आप नहीं कह सकते, क्योंकि दिलबर नेगी को जिस तरीके से मारा गया है, उनके हाथ पैर को उनके काट दिया गया है, काट के उनको जलाया गया है, वो एक राख का ढेर आप कह सकते हैं कि उनकी जो बॉडी थी वो हो गई थी। दिलबर नेगी के भाई की आप बात को सुनेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने अपने परिवार को ये बताया तक नहीं है कि किस हालत में मुझे मेरे भाई की बॉडी मिली है। अगर शायद मैं बता दूं तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, और वो शायद ये जो सदमा है इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये दिलबर नेगी के जो भाई हैं उनकी बातों से समझ में सामने आ रहा है। एक और बात यहाँ पे जो सामने आ रही है कि क्या दिल्ली दंगों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? आखिर जो सामान जो आता है, जो ताहिर हुसैन की छत पर कैसे पहुँचता है? आखिर वो हेलीकॉप्टर से तो गिराया नहीं गया,
उसे आके सड़क के ज़रिए लेके गया, तो क्या जो लोकल इंटेलिजेंस था उसको इसकी खबर नहीं मिली? हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो सामान आ रहे थे या फिर जो ईंट के जो टुकड़े कह सकते हैं आप, जो लोहे की जो छड़ें थी, इसको कहा जाता कि ये कंस्ट्रक्शन के लिए आ रहा है इस इलाके में, इसलिए उसको किसी ने रोकना भी सही नहीं समझा कि शायद कंस्ट्रक्शन के लिए आ रहा होगा। अब देखिए निशाना कैसे कैसे इलाकों को बनाया गया है जहाँ पे पेट्रोल पंप थे, क्योंकि जाहिर तौर पे अगर पेट्रोल पंप पे आप अगर आग लगाते हैं तो आसपास का जो इलाका है वो सब उसकी जद में आएगा, जिसके बाद नामुमकिन है तकरीबन आप सोच सकते हैं कि सफाया हो सकता है उस पूरे इलाके का। पेट्रोल पंप जो थे उनको निशाना बनाया गया। ख़ास तौर पर जो गैस एजेंसियां थी जहाँ पे तकरीबन हज़ारों हज़ार की संख्या में भरे हुए गैस रखे होते, सिलेंडर गैस रखे होते। आप सोचिए अगर एक सिलेंडर बस गैस में अगर आग लगती है तो क्या हालत हो सकता है, पूरा का पूरा जो इलाका है वो तबाह हो सकता है। मतलब सिर्फ जो चीथड़े हैं लोगों के शरीर के, न सिर्फ वो बचेंगे। एक और जो ये इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए कहीं ना कहीं जो दिमाग में या जहन में आपके सवाल आएगा कि हम किस समाज में जी रहे हैं। हमारे बच्चे साथ पढ़ने जाते हैं, हम उनको सिखाते हैं भाईचारा, लेकिन जिसके सामने किसी अपने को कोई मारेगा, क्या जिंदगी भर आप उसके सामने या फिर उसको कभी आप अपना मान सकते हैं? क्या दोबारा से ये कह सकते हैं कि जो दंगे हैं ना, उसकी वजह से दो हिस्सों में ये समाज बंट जाता है? आप इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो विश्वास है, जो बच्चे हैं एक दूसरे पे जो विश्वास रखते हैं, वो विश्वास खत्म हो जाता है। और ये कह सकते हैं कि जो जख्म है, चाहे वो अंकित शर्मा के परिवार हो, रतनलाल जी का परिवार हो, उनके बच्चे हों, दिलवर नेगी के परिवार हो, ऐसे कई, विनोद शर्मा जी हैं जो कि बुजुर्ग थे, उनको अस्पताल उनको ले जाया जा रहा था, उस दौरान उनको मारा गया है। पूरी क्लिपिंग जो है वो सारी बनी हुई है। और समझिए आप ज़रा कि जो बेटा अपने बाप को कंधे दे रहा है और ये कोई कह सकते नहीं कि आप निकल रहे हैं सड़क पे, कौन सी गोली आपके नसीब में होगी आपको नहीं पता है। आप इधर से गुजर रहे हैं, कहाँ से कोई पत्थर आएगी, और पत्थर भी ऐसे ऐसे अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे उसमें आपको ये समझ सकेंगे कि ऐसे ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, इतने नुकीले, अगर आपके शायद वो गर्दन पे लग जाए तो आपका गर्दन धड़ से बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या बोलूँ मैं, नृशंसता की जो हद है, जिसको इतने ब्रूटल तरीके से मारा गया है लोगों को। शायद जो हम कुछ दिन पहले, हालांकि अब वीडियो सामने नहीं आते, आईएसआईएस जिस प्रक्रिया से या फिर जिस तरीके से लोगों को मारता था, उससे कहीं भी कम नहीं है, ये बिल्कुल भी कम नहीं है। मतलब वो परिवार, अगर आज आप उन परिवारों की बात सुनेंगे, वो आज भी उस जख्म को, क्योंकि जो शरीर पे जो जख्म है वो तो मिट जाएंगे, वो मिट जाएंगे समय के साथ, लेकिन यहाँ जो लोगों के दिलों में जख्म है, जिनका अपना गया है, उन पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा है। लेकिन जो लोग रहते हैं वहाँ पे, वो सोचिए किस तरीके से वो रह पाएंगे। कितने लोगों ने कहा कि हम तो 10 साल पीछे चले गए हैं, हमने जो कुछ भी किया था, हमने जिस तरीके से अपना एक छोटा आशियाना बनाया था, अपना घर बनाया था, वो दोबारा से हमने शुरू किया। कि कितने लड़कियों की शादी होने वाली थी, क्योंकि शादी का कुछ समय के बाद शादी का सीज़न आने वाला था। एक एक पाई जोड़ के लड़की के परिवार वालों ने चीज़ें बनाई थी। अब वो लड़की इस हद तक टूट चुकी है इस घटना के बाद से कि शायद वो घर के बाहर निकलने से भी डरे। छोटे बच्चों के बारे में सोचिए, वो किस तरीके से बाहर निकल के स्कूल जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। अगर उनको कोई भी इस तरीके का दिख जाए कि लगे कि नहीं भाई इसने टोपी लगा रखी है, इसने घुटने के नीचे तक का पजामा पहन रखा है, तो आप सोचिए कि क्या दिमाग में उसकी छवि बनेगी, किस तरीके से वो बच्चा बाहर निकल सके, किस तरीके से समाज में आगे बढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा। तो ये जो डर है, ये दंगा, ये जो शब्द है ना, जाहिर तौर पर जिस पे बीतती है वो ज़रूर जानता होगा। हालांकि कह सकती हूँ कि जब मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं थी जब दिल्ली में दंगे हुए थे, और मुझे इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें पता चली। और कहीं ना कहीं ख़ासतौर पे जो इलाके हैं वहाँ पे, चाहे क्योंकि 2-3 जो इलाके, भजनपुरा है, मौजपुरा, जाफराबाद, सीलमपुर, तकरीबन ये जो इलाके थे इनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था। यहीं पे सबसे ज़्यादा जो लोग थे उनको निशाना बनाया गया था। और ये कह सकते हैं कि अब हालांकि दंगे के बाद जो धीरे धीरे जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पटरी पर लौट ज़रूर रही है, लेकिन ज़ख्म, जो दर्द है, जो ज़िंदगी भर की जो टीस है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये ताहिर हुसैन जैसे लोग, आप सोच सकते हैं कि एक
पार्टी का, दिल्ली में जिसकी सरकार है, आप सोच सकते हैं कि वो एक एक मिनट का अपडेट उन तक पहुंच रहा है। और कैसे पहुंच रहा है? आखिर कहीं ना कहीं इस पे केजरीवाल सरकार को लेकर भी निशाने उठे हैं कि कैसे आपने, भैया आपकी पार्टी का वो पार्षद है तो आपने कैसे इस हद तक उनको कह सकते खुली छूट दे दी है। आखिर आप भी कहीं ना कहीं कटघरे में तो आते हैं केजरीवाल जी, एक एक मिनट पे, क्योंकि साफ तौर पर जो तमाम जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें जिस तरीके से ताहिर हुसैन ने अपना कबूलनामा किया है, ताहिर हुसैन का अगर आपको कबूलनामा पढ़ने को मिले तो एक एक चीज़ जो है वो चीज़ें आप बहुत ही बारीकी से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, दंगों के जो निशान है वो बहुत हद तक, मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो गाड़ियों के शोरूम थे वो अब राख में तब्दील हो चुके हैं, शायद उनको समेटते समेटते। क्योंकि अगर आप सुनेंगे, डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ना, तो तकरीबन महीनों से ज़्यादा का समय लग गया वहाँ जो मलबा था, क्योंकि सारी चीज़ें जल चुकी थी, जो मलबा था उसको हटाने में महीनों महीनों लग गए। लेकिन एक एक पाई जुटा के, बैंक से कर्ज लेके, किसी ने स्टार्टअप शुरू कर रखा था, जो नए बच्चे थे जिन्होंने स्टार्टअप शुरू कर रखा था ताकि किसी तरीके से अपने आप को खड़ा करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन एक पल में उनका जो किया था, उन्होंने जो बैंक से लोन ले रखा था, सारे जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। सोचिए उस युवा की जो मनोस्थिति है, क्या किस तरीके से दोबारा वो खड़ा होने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इतना कह सकते हैं कि जिन्होंने शायद ठान लिया हो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक एक करके जो तमाम जो लोग उस दर्द को जिन्होंने झेला है, उनकी जो बातें हमने सुनी, वाकई कहते हैं ना कि हौसला अगर हो तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हो। और यही दिल्ली वासी ने किया है, दिल्ली के लोगों ने किया था। उस दंगे से उबर करके, उस दंगे से निकल करके अपने एक नई ज़िंदगी जीने की वो कोशिश कर रहे हैं, एक नई दिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप मना नहीं कर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर दंगों की बात करें ना, तो जो तमाम जो समाज का ताना बुना है वो एक तरीके से बिगड़ सा जाता है। जो एक बैलेंस जो लाइफ होती है हमारी, कहीं ना कहीं जो आपसी भाईचारा होता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाता है और दो गुटों में जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाता है। देखिए, जो दंगों की दहशत है और जो उसका दर्द है, शायद जिस पे बीती है, जिसने उस दंगे को देखा है, उससे पूछिए क्या बीता होगा उस पर। अंकित शर्मा की माँ तो बिल्कुल बदहवास थी। वो जब उनका वीडियो, उनकी जो बाइट हमने सुनी, अंकित शर्मा की माँ बदहवास थी। बेटा आईबी में ऑफिसर था, बेटे के आने का इंतज़ार था, शाम हो गई, रात हो गई, कहीं बेटे का कुछ अता पता नहीं, कोई अता पता नहीं। बाद में पता चला किसी के ज़रिए कि एक लड़के की बॉडी मिली है, वो भी नाले के अंदर। और क्या दिख रहा है? बस इतना सा हाथ उस लड़के का दिख रहा है। सोचिए, हालांकि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था कि अंकित शर्मा की बॉडी है, लेकिन और आप सोचिए तकरीबन 400 बार अंकित शर्मा को चाकू मारा और तकरीबन 6 लोगों ने 400 बार। आखिर किस तरीके के लोग हैं वो? 400 बार आप किसी को चाकू मारे हो, भी 6 लोग। जब परिवार वालों के पास बॉडी पहुंची, उसको नाले से निकाला गया अंकित शर्मा की बॉडी को, उसके बाद अंकित शर्मा की बॉडी को उसके घर पहुंचाया गया। आप सोच सकते हैं कि क्या बीती होगी, क्योंकि जाहिर तौर पे हम और आप टीवी पे या स्पॉट पे बहुत बाद में जाके हमने देखा, लेकिन जिनके साथ वो गुजरी है, क्योंकि ये कहा गया कि जो बच्चे अंदर थे शीशे से मारे गए, उनको घर के उनके पत्थरों को फेंका गया, बॉटल जो सिलेंडर बम होते हैं, जो एसिड की बोतलें होती हैं, वो उनके घर में फेंकी गई। और यहाँ तक ये कहा गया कि अगर ये निशान बना दिया गया था कि अगर ये हिंदू की दुकान है तो इसको नुकसान पहुंचाएंगे, अगर ये मुसलमान की दुकान है तो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी तमाम तरीके के एक एक करके सबने एक ऐसी कैप डाली हुई थी जिससे पता चले कि नहीं, ये जो लोग हैं ये हमारे समुदाय के हैं, हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। नुकसान किसको पहुंचाना है, टारगेट किसको बनाना है, हमारा निशाना कौन है? तो हिंदू परिवार, यानी जो हिंदू वहां पे रह रहा है उसको हमें नेस्तनाबूद कर देना है, उसको हमें ख़त्म कर देना है। देखिए, अब क्योंकि जाहिर तौर पे हर एक जो मामला है उसमें सियासत होनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई दिल्ली में ऐसे हालात पैदा हो गए थे? और देखिए, हालात जो जानबूझकर ये कहीं ना कहीं पैदा किया गया है, और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का हाथ इसमें ना हो, क्योंकि एक एक करके जो व्हाट्सएप चैट जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, इस डॉक्यूमेंट्री को अगर आप देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या क्या हुआ है। और मतलब ये कह सकते कि बेहद ही निर्दयता से ना तो
ये सोचा गया कि एक स्कूल की बिल्डिंग है, वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 स्कूल की बिल्डिंग थी, जिसमें कि बच्चे पढ़ते थे। और ये सोचिए, जिस स्कूल में मुस्लिम परिवार के बच्चे पढ़ते थे, उनको एक दिन पहले ही बता दिया गया कि कल स्कूल हाफ डे होगा, आप अपने बच्चे को पहले आके ले जाइएगा। ऐसा क्यों हुआ, ये सोचिए ज़रा। ऊपर से ये कहा गया कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको पहले बता दिया गया कि आप पहले आके लेके जाइए। और ये हिंदू परिवारों के साथ क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा तो साफ है कि ये सोची समझी पूरी रणनीति है, पूरी साजिश के तहत ये दिल्ली में दंगा कराने की कोशिश की गई है। देखिए, ये कह सकते हैं किसी के हाथ पैर काट जाना, किसी को जलती आग में फेंक देना, मतलब ये तो शायद कह सकते हैं कि इस तरीके से जो वीडियोस मैंने आपको पहले बताया कि जो आईएसआईएस के वीडियो थे, हम उसमें देखा करते थे कि कितने निर्दयता से उनको बिठा के ऐसे गला रेत दिया जाता था। तो ये तो उससे भी कम, किसी भी हालत में इससे कम नहीं है। और ये कहा जाता है कि कपिल मिश्रा, माफ़ कीजिएगा, कपिल मिश्रा वहाँ गए जिसके बाद से ये दंगे भड़के हैं। तो भड़काने वाले बयान, भड़काऊ नारे तो दिसंबर से चले आ रहे थे। आखिर एक दिन में कहाँ से कपिल मिश्रा जी वहाँ पहुंचे और उसके बाद से ये दंगा भड़क उठा? देखिए, सवाल कहिए और ज़ाहिर तौर पे ये कह सकते हैं कि जो एक टीस है दंगे की ना, वो नहीं, कभी नहीं भूल पाता है। अपनों का बिछड़ना और जिस तरीके से उनका जाना और जो स्थिति है, वो कहीं से भी किसी भी सब समाज के लिए तो सही नहीं है। और ये सोचिएगा ज़रूर कि क्या हमारे आसपास, क्या ताहिर हुसैन है? हमारे आसपास अगर ताहिर हुसैन की तरह ही कोई शख्स है, तो उसको पहचानिए, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। और देखिए, भड़काऊ भाषण इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने सीधे सीधे ये सोच लिया कि नहीं, अब तो सरकार के सामने हमें कोई चारा नहीं छोड़ना है, दंगे के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो देश की जनता है वो सब समझती है, उनको भी पता है कि अगर एक किसी ने आवाज़ उठाई है तो उसके पीछे 100 हाथ खड़े होंगे। क्योंकि जिस तरीके से कपिल मिश्रा वहाँ पहुँचे थे, उनको ये साफ पता है कि अगर एक कपिल मिश्रा खड़ा हुआ है तो उसके पीछे 100 कपिल मिश्रा खड़ा होंगे। तो जो दंगे हैं, दंगों की जो टीस है, और क्योंकि आज 1 साल के बाद मैं इसलिए इस विषय पे बोलने आई हूँ क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को देख के ना आप शायद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार, जो कि शायद अपने परिवार के साथ रह रहा होता है, 9 से 6 की नौकरी कर रहा होता है, किसी की दुकान थी, वहाँ पे दुकान बंद करके अपने बच्चों के पास घर आते, लेकिन आज के समय में उनके पास छत तक नहीं है, वो खुले में रह रहे हैं, ईंट पत्थर इस तरीके से फैले हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि आखिर हम समेटे तो समेटे कैसे? इतना जो सारा नुकसान हुआ है, एक एक पाई। और ये सोचिए, कुछ ऐसे टीचर्स को भी हमने सुना है जिनके स्कूल थे वहाँ पे और जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चों को जो तालीम देते थे, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू के बच्चे हैं, ये मुसलमान के बच्चे, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन आपने क्यों किया ये? तो मतलब कहीं ना कहीं आप 26/11 जो मूवी बनी थी, जिस तरीके से मुंबई में जो हमला किया गया था, एक वो कसाब, एक वो पाकिस्तान से पहुँचे थे और एक जिनको हमने पनाह दिया, जिनके शायद उठना बैठना खाना पीना हर तरीके से बातें, पर्व त्यौहार मनाना, उन्होंने तो हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया है। पुलिस वालों का साफ तौर पर कहना था कि हमें ट्रैप किया गया है। एक तरीके से आप पुलिस वालों से मदद मांगते और मदद के बहाने आपने पुलिस वालों पे हमला किया है। सोचिए ज़रा किस तरीके से, आखिर आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरीके से सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं? और जो दबाव बनाने के लिए जो आपने रास्ता चुना है, वो क्या सही मानते हैं आप? लोकतंत्र में आप अपनी आवाज़ उठाइए, आपका अधिकार है, आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को मानिए, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। जी हाँ, तो ये जो दिल्ली दंगों को लेके जो आज आप सबों के साथ जो चर्चा हुई है, ज़ाहिर तौर पे एक मन में जो टीस है ना, क्योंकि मैं बहुत कल से मैं चाह रही थी कि मैं इस चीज़ों को, जो दिल्ली दंगों की जो हकीकत है, वो आपके साथ शेयर करूं। और यकीन मानिए कि कई जगहों पे ऐसी तस्वीर मुझे देखने को मिली जहां पे मेरी आंख भर आई। तो सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके अपने अब शायद कभी नहीं लौट पाएंगे, और ये दंगा वो कभी नहीं भूल पाएंगे। वो बच्चों को क्या बताएंगे? आखिर अगर रतन लाल के बच्चे, उनकी माँ उन्हें क्या बताएगी कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था, तुम्हारे पिता को किसने मारा? सोचिए, क्या जिंदगी भर वो बच्चा इस सदमे से उबर पाएगा? क्या एक आपसी विश्वास जो है वो बना पाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जो सोचने पड़ेंगे हमें।
फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।